हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और जैसा कि हमारी मैराथन सीरीज कंटिन्यू होते आ रही थी और कुछ दिनों से हम लोग लगातार अकाउंट्स के लिए अपलोड कर रहे थे, ठीक है। और हमारे कुछ लाइव के बच्चे और बाकी लोग का ऐसा कहना है कि बिजनेस की सीरीज को भी कंटिन्यू किया जाए। और बिजनेस की सीरीज में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर तक कंप्लीट किया है आपके बिजनेस के पार्ट ए को। और आज हम लोग ऑन डिमांड चालू कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पार्ट बी का आखिरी चैप्टर, ठीक है। कुछ स्कूलों में, कुछ करिकुलम में, ऑप्शन में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी है, लेकिन मैं एंटरप्रेन्योरशिप के जगह, क्योंकि एग्जाम में दोनों ऑप्शन में ही सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, मतलब टॉपिक्स दिए गए हैं, तो मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो कि काफी प्रैक्टिकल, इजी, विथ लेस कंटेंट, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने वाला है, उसको कवर कराऊंगा। सबसे पहली चीज जो एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन किस एक्ट के थ्रू गवर्न हो रहा है, तो उसके लिए है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। 2019, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान समझना, चैप्टर क्यों बनाया गया है पहले ये तो समझ ले। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है ये समझना, क्योंकि आजकल आप लोग भी रोज न्यूज में देख रहे होंगे कि ये कंपनी, वो कंपनी, अलग अलग कंपनियों का, कि उन्होंने ये खराब दवाई से जुड़ा तो बहुत ज्यादा कि खराब चीजें की हैं। कुछ बच्चों का भी कफ सिरप को पीने की वजह से डेथ भी हो गया था। कई ऐसे कंपनी मिल रही है जो खाने की चीजों में डिटर्जेंट से जुड़ी कई चीजें मिला दे रही है, कोल्ड ड्रिंक्स में कई चीज की मिलावट हो जा रही है। तो ये सारी दिक्कतें हो रही है ना, यानी कि बहुत सारा गलत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, बहुत एडल्टरेशन, एडल्टरेशन, ये सब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कंज्यूमर का। तो कंज्यूमर को बचाना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बस कंटेंट हम कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भाई कंज्यूमर होता कौन है। तो आप कहोगे सर, वन हु कंज्यूम्स इज द कंज्यूमर। अच्छा बेटा, ये लेमन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक्ट है, ये एक बिजनेस से हट के, बल्कि लॉ का चैप्टर मैं बोलता हूं हर बार बच्चों को, तो ये लॉ है। तो हमें लॉ की दी हुई डेफिनेशन जो कंज्यूमर की है उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले इसके अंदर में आप समझो, कंज्यूमर का मतलब वो इंसान है जो उस गुड्स के लिए कोई कंसीडरेशन यानी जो पेमेंट किया हो, मतलब जो पैसा दे, वो कंज्यूमर, ठीक है। अच्छा, चाहे वो पैसा पूरा दिया हो या वो बोला हो कि मैं बाद में दे दूंगा, प्रॉमिस किया हो टू पे, या पार्टली दिया हो, आधा पैसा दे दिया हो और आधा बोला हो कि बाद में दूंगा, पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस्ड टू पे, ठीक है। या बोला हो अंडर स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, कहने का मतलब है सिस्टम फॉर डेफर्ड पेमेंट। ये क्या बोल रहा है कि या तो वो बोल रहा है मैं ईएमआई में पे कर दूंगा, किस्तों में दे दूंगा, इंस्टॉलमेंट्स में दे दूंगा, ठीक है। ये सारे लोग ही कंज्यूमर कहलाएंगे, यानी जो पे किया हो या जो पे करने का वादा किया हो, या जो आधा पे किया हो और आधा वादा किया हो कि पे कर देगा, या तो वो ईएमआई के सिस्टम में पे करने के लिए रेडी हो, ठीक है। हर वो चीज कंज्यूमर है। प्लस एक बात और याद रखना, इसके में एक और इंसान जुड़ेगा, यूजर, यूजर भी जुड़ेगा। कौन? या जो बेनिफिशियरी है, मतलब जो उस गुड्स का या उस सर्विस का यूज किया है, बेनिफिट लिया है, लेकिन याद रखना विथ अप्रूवल ऑफ सच पर्सन, यानी जो हमने ये पेड वाला पर्सन है ना, जो ऊपर के लोग हैं जो खरीदे हैं, जो कंज्यूमर है, उनकी परमिशन से किया हो। बेटा ये लाइन होने का एक बहुत बड़ा रीजन है गिफ्ट का केस। अगर गिफ्ट दिया गया है बेटा, तो उसमें पेमेंट तो आप नहीं करते हो, कोई और किया है वो तो आपको गिफ्ट कर दिया, लेकिन कंज्यूम यूज आप कर रहे हो और सामने वाले की परमिशन से कर रहे हो जिसने पेमेंट करके वो लिया है। तो यही चीज के लिए ये बात बोल रहा है कि पेमेंट करने वाला ही हमेशा नहीं होगा, इसके अंदर में ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस पेमेंट करने वाले की परमिशन से आप यूज की हो। लेकिन एक और केस याद रखना, परमिशन से नहीं, अगर वही चीज आप चोरी किए हो और कंज्यूम करते हो और कुछ हो जाता है, तो क्या आप कंज्यूमर कहलाओगे? नहीं। आप चोरी किए हो मतलब परमिशन नहीं थी ना,
तो परमिशन ना होने की वजह से आप कंज्यूमर के डेफिनेशन से आउट हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन डज नॉट इंक्लूड, कुछ लोगों को हटा दिया। अगर कोई इंसान सामान खरीदते वक्त उसका पर्पस कमर्शियल है या रीसेल है, वो कमर्शियल पर्पस, जैसे रिटेलर, ट्रेडर, होलसेलर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर, ये लोग कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं आते हैं, ये लोग इस चैप्टर के अंदर नहीं प्रोटेक्टेड है, मतलब यहां पर वो रिलीफ नहीं पा सकते हैं, ये चैप्टर उनके लिए बना ही नहीं है। क्लियर रहेगा इतना? ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। तो मैंने इसका कंक्लूजन आपको क्रक्स बना के दे दिया कि कंज्यूमर के डेफिनेशन में कौन कौन इंसान आता है और कौन कौन नहीं आता है, ठीक है। दो वर्ड समझो, कैविएट एम्प्टर, कैविएट वेंडिटर। कैविएट एम्प्टर और वेंडिटर कहने का मतलब है, एम्प्टर वर्ड जो एम्प्टी कर रहा है, मतलब जो खरीद के खाली कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे बायर। तो ये बोल रहा है लेट द बायर बी अवेयर, और कैविएट वेंडिटर बोलता है लेट द सेलर बी अवेयर, ठीक है। लेट द बायर बी अवेयर, लेट द सेलर बी अवेयर, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है, इट वॉज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड दैट बायर मस्ट बी अवेयर अबाउट देयर राइट, रिलीफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो पहले ऐसा सोचा जाता था कि बायर की ही ड्यूटी है कि वो खुद को बचाए, लेकिन वेंडिटर ये बोलता है लेट द सेलर बी अवेयर। ये क्या बोल रहा है, ट्रेंड अब बदल चुका है, तो कंज्यूमर किंग ऑफ द मार्केट हो चुका है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है कि वो कुछ भी गलत ना करे, कंज्यूमर के साथ कुछ गलत ना करे, क्योंकि अब कंज्यूमर अवेयर है, वो अपने राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद जानते हैं। अगर आप उनके राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की रक्षा नहीं किए तो आप चल ही नहीं पाओगे मार्केट में। तो इस चीज के लिए ये दो वर्ड दिए हैं, एमसीक्यू में कई बार आ जाता है। चलो, अब ये जो टॉपिक है एग्जाम में गलती से भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आता है, और ये टॉपिक तो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक्ट वाला डिलीट हो चुका है, तो इसको अभी हम छोड़ते हैं, ठीक है। अब सीधे आते हैं कंज्यूमर राइट्स के ऊपर। कंज्यूमर को 6 राइट्स दी गई हैं, इन 6 राइट्स के थ्रू वो अपने को प्रोटेक्ट कर सकता है। पहला है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी ये बोलता है कि कंज्यूमर को अपनी, ध्यान से सुनना, दो चीज को, लाइफ और हेल्थ को बचाने का अधिकार है, राइट है, कि उसको कोई भी सामान का हैजार्डस इंपैक्ट उसके हेल्थ या लाइफ पर नहीं आए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, राइट टू सेफ्टी बोलता है कि कंज्यूमर के पास राइट है अपने हेल्थ को और अपनी पूरी लाइफ को बचाने का अगेंस्ट दी हैजार्डस इंपैक्ट, ठीक है, जो भी कुछ बुरा इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है कोई गुड्स और सर्विस, ठीक है। इसी के वजह से याद रखना, इसी के वजह से हम कहते हैं कि कंज्यूमर को हमेशा ब्रांडेड यानी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, लीगली प्रोटेक्टेड चीजें खरीदनी चाहिए। मतलब चाइना का माल के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। पता चला चाइना के माल के चक्कर में आप लेकर आए कुकर चाइना का और फट गया, तो आप वापस सीधे चाइना ही मिलोगे, ठीक है। तो सिंपल सा यही बात बोल रहा है कि कंज्यूमर को हमेशा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, यानी आईएसआई मार्क, ठीक है। आईएसआई मार्क यहां पर मैंने बताया, जैसे जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेते हैं तो एक चीज ऐसे करके बना रहता है ना, ऐसे करके, और हमें ऐसे, हमें ये समझ में नहीं आता ये लिखा क्या है, ऐसे करके एकदम ऐसे डब्बा बना होता है, ये कुछ और नहीं है, आईएसआई लिखा हुआ है, आईएसआई मार्क है ये एक तरीके से लीगल प्रोटेक्शन दे रहा है कि लॉ ने उसको वेरीफाई किया है, चेक किया उसकी क्वालिटी को, उसमें कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से हेलमेट वगैरह पे भी रहता है। तो याद रखना, राइट टू सेफ्टी हमेशा बोलता है कि कंज्यूमर को राइट है अपने हेल्थ और लाइफ को सेफ गार्ड करने का, ठीक है। और इसी की वजह से वो स्टैंडर्डाइज ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदता है या खरीदना चाहिए। दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड या राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड या इंफॉर्मेशन क्या बोलता है, कंज्यूमर के पास राइट है कि वो जो प्रोडक्ट ले रहा है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मांग सके, सेलर से पूछ सके, ठीक है, उसका अधिकार है। कैसे कैसे इंफॉर्मेशन, कि किस इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, उसका मैन्युफैक्चर का डेट क्या है, प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, डायरेक्शन और प्रिकॉशन क्या लेने चाहिए, ये सारी। और इसी के वजह से याद रखना, पैकेजिंग और लेबलिंग, लेबलिंग जो चीज आता है ना, इसी के वजह से आता है। तो ये बोल रहा है इसी की वजह से मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए पैकेज पे लेबल चिपका के उस पे पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है इन चीजों का, ठीक है। तो लेबलिंग का रीजन ये राइट टू इंफॉर्मेशन को एक्सरसाइज करवाना है। फिर है राइट टू बी अश्योर्ड या राइट टू चूज। राइट टू बी अश्योर्ड या राइट टू चूज, दोनों एक ही बात है बेटा। पहले राइट टू चूज बोल रहे थे, अभी राइट टू अश्योर बोल दिए हैं। बहुत स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन आपके सिलेबस में दोनों सेम ही बात है। ये क्या बोल रहा है, राइट टू चूज से इजिली समझ में आएगा। ये क्या बोल रहा है कि कंज्यूमर के पास पूरी राइट है कि बहुत सारी अगर वैरायटी का प्रोडक्ट है तो वो उसमें से जो उसका मन है उसको चूज करे।
सेलर उसको फोर्स नहीं कर सकता है कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसी की वजह से हर एक मार्केटर को वैरायटी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो एक ही वैरायटी रखेगा तो यहां पर उसका राइट टू चूज एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए बोल रहा है राइट टू चूज को एक्सरसाइज कराने के लिए हर एक सेलर को वैरायटी रखनी पड़ेगी, ठीक है, सो दैट कंज्यूमर उसमें से अपने चॉइस बना पाए, ठीक है। राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड का मतलब जब कुछ गलत हो जाए, जब कुछ कमी हो जाए, जब कुछ खराब हो जाए, तो सेलर के पास, सॉरी, बायर के पास ये राइट है कि वो क्या कर सकता है, वो अपनी इस डिससेटिस्फैक्शन, अपनी इस प्रॉब्लम को जाकर वो सेलर को समझा सकता है, बोल सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी के बेसिस पर अगर वो नहीं सुनता है, अगर वो नहीं सुनता है तो वो केस भी फाइल कर सकता है। इतना बात क्लियर है। इसी के चक्कर में याद रखना, जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह होती है ना, हेल्पलाइन नंबर, कस्टमर केयर नंबर, ग्रीवियंस सेल इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से राइट टू बी हर्ड को एक्सरसाइज करवाने के लिए दिया रहता है, जो ईमेल आईडी वगैरह रहता है, ठीक है। तो ये कंप्लेन करने के लिए तो राइट टू बी हर्ड है वो। राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल तब यूज करेंगे जब राइट टू बी हर्ड हमारा वायलेट हो गया हो। मतलब हम सेलर के पास गए, सब बात बताए और सेलर बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब आप गुस्सा हो जाते हो ना कि काश इसके बारे में हम केस कर पाते, तो कर सकते हो आप। राइट टू सीक रिड्रेसल उसी के लिए बना है। रिड्रेसल मतलब रिलीफ पाना, ठीक है। तो ये बात बोल रहा है कि कंज्यूमर के पास राइट है कि अगर उसके कोई भी गुड्स, प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विस गड़बड़ है, फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, मतलब जैसा सोचा था वैसा नहीं है, खराब दे दिया है, तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो जाकर केस फाइल करे। कहां? रिड्रेसल एजेंसी। अभी टॉपिक आएगा रिड्रेसल एजेंसी, उसमें देखेंगे कि कहां कहां पर कब फाइल करते हैं। तो रिड्रेसल एजेंसी में केस फाइल करके अपने रिलीफ पा सके। रिलीफ भी टॉपिक अभी हम देखेंगे कि क्या क्या रिलीफ मिलेगा जब आप फाइल करोगे, ठीक है। तो ये बोला क्या कि अगर आपकी बात नहीं सुनी गई है तो आप केस करके आप अपने रिलीफ पा सकते हो। लास्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसको समझाने के लिए मैं बच्चों को हमेशा जानते हो क्या बोलता हूं, ये राइट ये बोलता है कि अगर ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, इसका ज्ञान आपको नहीं है, तो आप इस चैप्टर को फ्री में पढ़ सकते हो। कंज्यूमर के कई सारे ऑफिसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर जाकर फ्री में ये चैप्टर पढ़ सकते हो, तो इसकी फीस नहीं लगेगी वहां, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कंज्यूमर को पूरा राइट है to acquire knowledge and be well informed throughout his life, to be aware of his rights and reliefs, जो उसके राइट्स और रिलीफ्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। और इसी को जागरूकता करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है और कई सारे बिजनेस भी एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं, ताकि वो लोग अवेयर कर सके, ताकि इनके साथ कुछ भी गड़बड़, कंज्यूमर के साथ गड़बड़ ना हो सके। तो ये सिंपली बोलता है कि भैया अगर आपको ये चैप्टर, पूरा एजुकेशन नहीं, सिर्फ कंज्यूमर वाला एजुकेशन, ये चैप्टर का ज्ञान नहीं है, तो आप फ्री में जाकर ज्ञान ले लो, ठीक है। ये हो गया, इतना बात समझ में आया। एक बात लेकिन अब समझना, नेक्स्ट टॉपिक है कि कंज्यूमर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो बेटा, हम ये कहते हैं ना, जब खुद गलत नहीं होगे तब तो किसी को बोल पाओगे, तो ये क्या बोल रहा है कि कंज्यूमर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर को ही राइट्स एक्सरसाइज करने का ना मौका मिलना चाहिए। मतलब कंज्यूमर पहले खुद गलत होगा तो वो अपनी राइट्स को कैसे एक्सरसाइज करेगा। जैसे उसके अंदर में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट लिखी थी, अब जबरदस्ती तुम एक्सपायरी डेट देख रहे हो, समझ रहे हो, फिर भी खा रहे हो। या कंज्यूमर को बोला गया था कि बिल ले लिया करो, लेकिन वो बिल नहीं लेकर गया, तो किस बेसिस पर केस कर पाएगा। तो यही चीज ये बोल रहा है कि कंज्यूमर शुड बी रिस्पॉन्सिबल। ये चीजें करेगा कंज्यूमर, तभी वो अपनी राइट को एक्सरसाइज करके रिलीफ पा पाएगा रिड्रेसल एजेंसी से, समझना, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर को अवेयर रहना चाहिए, जो भी चीज है उसको, उस गुड्स और सर्विस के बारे में पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसके कितने ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट हैं मार्केट में। उसको हमेशा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट लेनी चाहिए, ठीक है, मतलब क्वालिटी वाले प्रोडक्ट लेना चाहिए जिसमें आईएसआई मार्क, एफपीओ मार्क, हॉल मार्क ऐसा रहना चाहिए। चाइना का माल नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बाद में आप केस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है, मैन्युफैक्चरर का जो इंस्ट्रक्शन होता है ना उस पे दिया हुआ प्रोडक्ट के ऊपर, वो सब पढ़ के रखना चाहिए। उसको लेबल का पूरा डिटेल अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, प्राइस, एक्सपायरी डेट वगैरह। उसको फेयर डील करना चाहिए। फेयर डील कहने का सिंपल मतलब है कि आप ऐसा ना कर दो, कुछ लोग होते हैं ना कि एक काम करो, जीएसटी बचाने के लिए आप कच्चा रसीद दे दो। तो कच्चा रसीद अभी तो ले लिए,
जब कुछ हो जाएगा तो वो रसीद तो काम आएगी नहीं, वो लीगली तो है ही नहीं, क्योंकि वो पक्की रसीद नहीं है, मतलब पक्का बिल नहीं है वो, तो कच्चे बिल के ऊपर आप केस नहीं कर पाओगे। तो इसी चीज के लिए ये बोल रहा है कि फेयर डील खुद करोगे तब तो केस करोगे। फिर बोल रहा है ऑनेस्ट होना चाहिए और लॉ को फॉलो करना चाहिए। खुद लॉ तोड़े होगे, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग किए हो। ब्लैक मार्केटिंग कहने का सिंपल मतलब है आप क्या किए हो, कुछ प्रोडक्ट को आपने, गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है बेचने के लिए या उतने दाम में, और आपने वही काम लॉ को तोड़ते हुए कर लिया, तो बाद में केस कैसे कर पाओगे। इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूं। अगर मान लो आप कोकेन या ड्रग्स वगैरह खरीदे हो और उसको खाए और नशा नहीं हुआ, तो आप जाकर केस कर पाओगे कि यार ये मजेदार नहीं था, तो उसके लिए आप केस ही नहीं कर पाओगे। तो यही बोल रहा है जब खुद काम करोगे तभी तो सही से आप केस कर पाओगे या कंप्लेन कर पाओगे, अपने राइट्स एक्सरसाइज। कैश मेमो यानी बिल लेना चाहिए हमेशा, वही तो प्रूफ करेगा। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि बातों पर भरोसा करके दे देते हैं सामान और हम लेकर आ जाते हैं कि अरे कुछ होगा, हम है ना। जब आप जाओगे तो वो नहीं रहेंगे, और रहेंगे भी तो काम नहीं होगा आपका। नेक्स्ट है कंप्लेन फाइल। इसको हम कहते हैं ना कि जुर्म करने वाले से ज्यादा जुर्म सहने वाला गलत होता है। ये वही बोल रहा है कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपने कंप्लेन फाइल करनी है। अगर आप कंप्लेन नहीं फाइल करें तो भैया ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूटी, आपको फिर तो भाई रिलीफ नहीं मिलेगा। फिर बोल रहा है कंज्यूमर सोसाइटी भी आप फॉर्म कर सकते हो, रेस्पेक्ट एनवायरमेंट। ये दोनों फालतू की चीजें दी गई हैं ऐसे ही। बोल रहा है कि भैया कंज्यूमर की सोसाइटी बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, या कंज्यूमर को एक साथ रहना चाहिए, एजुकेटेड रहना चाहिए, इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, ठीक है, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उसकी कोई नीड नहीं है अलग से। आगे चलते हैं, देखो बेटा अब क्या है। ये वाला जो टॉपिक है आपका वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये आपके लिए नहीं है, अभी छोड़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, हु कैन फाइल अ कंप्लेन। एक तो कंज्यूमर, कंज्यूमर खुद फाइल कर सकता है, लेकिन पता चला कुकर के साथ वो भी फट गया तो तब उसको क्या करना होगा, वो अब नहीं कर पाएगा। तो यहां पर उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल हेयर होगा, ठीक है, वारिस जो बच्चे होंगे वो लोग केस करने जाएंगे। तो दूसरा ये चीज हो गया। तीसरी बात बोल रहा है कंज्यूमर का के बिहाफ पर गवर्नमेंट भी कर सकती है केसेस, अगर बहुत बड़ी पब्लिक को अगर लॉस हो रहा है उस चीज से। जैसे कि अभी जो बैन लगाने का चीज आया वो कौन किया, जब ये कफ सिरप की वजह से डेथ हुआ तो गवर्नमेंट ने ही तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया उस चीज को। तो ये बोल रहा है कई बार गवर्नमेंट भी कंप्लेन फाइल कर सकती है कंज्यूमर एसोसिएशन में, अच्छा ये रिड्रेसल एजेंसी में। दूसरा है कंज्यूमर एसोसिएशंस, मतलब कई सारे कंज्यूमर के ग्रुप हैं और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो लोग भी अपने कंज्यूमर को बचाने के लिए केस फाइल कर सकते हैं। या बोल रहा है कि एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर मिलकर एकजुट होकर भी फाइल कर सकते हैं। तो ये सब लोग केस फाइल करने के लिए काबिल हैं। लेकिन यहीं पर मैं बोल दूं, क्या कोई रिटेलर केस फाइल कर सकता है? नहीं। क्या कोई होलसेलर केस फाइल कर सकता है? नहीं। ठीक है, याद रखना ये लोग कंज्यूमर के डेफिनेशन से आउट हैं। ठीक है, अब आता है टॉपिक, सर केस तो करना है, कहां केस करें? तो देखो ध्यान से समझना, 3 लेवल में आपको केस करने का अपॉर्चुनिटी दिया गया है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपका अमाउंट जो है, यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बेटा, 1 करोड़ रुपए, ठीक है, अगर 1 करोड़ तक का घोटाला हुआ है, जैसे आप गाड़ी खरीदे 20 लाख की और गाड़ी को लेकर आप जा रहे थे, ब्रेक उसमें था फेल, ठीक है, अगर आप बच गए तो आप केस तो कर ही लोगे, ठीक है। तो यही चीज ये बोल रहा है कि अगर केस करने की बारी आई तो 1 करोड़ तक का अगर दिक्कत है, गुड्स और सर्विस है, तो आप दौड़ोगे डिस्ट्रिक्ट फोरम को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास आप जाओगे तो आप वहां पर आपको रिलीफ दिया जाएगा। मान लो डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप गए हो और आपको जो रिलीफ मिला है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तब आप दौड़ोगे कहां पर? स्टेट कमीशन, स्टेट के पास। लेकिन कितने दिन में दौड़ोगे? 45 दिन में, 45 डेज। मतलब आज जब उनका जजमेंट आया है तो जजमेंट से 45 दिन के अंदर ही आप यहां अपील फाइल करोगे, आप यहां अपील फाइल करोगे, ठीक है। अच्छा, फिर स्टेट कमीशन में कब दौड़ सकते हैं? या तो भाई वहां से सेटिस्फाइड नहीं थे तब दौड़े, या तो केस, याद रखना यहाँ 50 लाख नहीं, यहाँ अभी बताया ना 1 करोड़, और यहां रहेगा 10 करोड़, दो नहीं 10 करोड़। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आप जो कंप्लेन कर रहे हो, ध्यान समझना, अगर आपने ये जो कंप्लेन किया है, अगर वो अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का है लेकिन 10 करोड़ के अंदर अंदर तक का है, 10 करोड़ तक का है, तो आप केस स्टेट में करोगे, या डिस्ट्रिक्ट फोरम से सेटिस्फाइड नहीं थे तब भी यही करोगे। मान लो यहां से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो नेशनल को दौड़ोगे। कितने दिन में दौड़ सकते हो आप जाओगे?
30 दिन, यहाँ के जजमेंट के 30 दिन के अंदर नेशनल जाना पड़ेगा। ठीक है, नेशनल में कब कब जा सकते हैं? एक तो जब हमारा डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का हमें जजमेंट अच्छा नहीं लगा, तो स्टेट का जब जजमेंट नहीं लगा, जो डिस्ट्रिक्ट से आया था स्टेट में, अब स्टेट का भी नहीं अच्छा लगा, तो हम क्या करेंगे, फिर यहां भी 10 करोड़ होगा, तो यहां पर आप केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, 10 करोड़ तक का। ठीक है, अच्छा, मान लो यहां भी आपको अच्छा नहीं लगा, तब कहां जाओगे? तब आप दौड़ोगे सबसे बड़ी अदालत, कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सबसे बड़ा कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इस चीज को याद रखोगे। कितने दिन में दौड़ोगे बेटा? 30 डेज में दौड़ोगे। लेकिन एक खास बात ध्यान से समझना, ठीक है, एक खास बात समझना इसके अंदर में, कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर का मैं एक खास बात आपको बता रहा हूं, आप अगर डिस्ट्रिक्ट से आपका केस चालू हुआ है, तो वो डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम नेशनल तक जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट का केस नेशनल के ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब 1 करोड़ तक की बात के लिए सुप्रीम कोर्ट, बेटा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ही 50-60 लाख रुपए ले लेंगे तुम्हारा, जितने का बाबू नहीं उतने का झुंझुना हो जाएगा वहां। तो यही सिंपल बोल रहा है कि थोड़े मोड़े अमाउंट, करोड़ रुपए के अमाउंट तक के लिए सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं होगा। तो ये बोल रहा है वो मैक्सिमम नेशनल कमीशन तक जा सकता है। लेकिन बाकी केसेस स्टेट या नेशनल के, वो कहां तक आपके जा सकते हैं? वो आपके सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। क्लियर रहेगा इतना? तो ये हो गया हमारा कि हम केस कब और कहां कर सकते हैं, और अगर खुश नहीं है तो कितने दिन में कहां जा सकते हैं, ये मैंने क्लियर बोल दिया। चलो, मान लो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की, आपने अब कुछ गलत हुआ था तो अपना राइट एक्सरसाइज करते हुए आप केस फाइल किए अपने रिड्रेसल एजेंसी में। तो रिड्रेसल एजेंसी का जो कंक्लूजन होगा, जो रिलीफ आपको मिलेगा, वो लोग जो आपको न्याय दिलाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि यहां फांसी की सजा हो जाएगी। उन्होंने कोई जान नहीं मारा है ना, मर्डर तो नहीं किया है। तो यहां पर क्या रिलीफ मिलेगा आपको? आप अगर केस जीत गए तो रिलीफ क्या क्या मिलेगा आपको? तो सुनो, क्या क्या रिलीफ मतलब ऑर्डर दे सकता है। वो बोलेगा कि अगर कोई रिपेयर का केस है, डिफेक्ट है, तो कोर्ट का जजमेंट आ सकता है कि भैया इसको सही करके दो हमारे कंज्यूमर को। या तो आ सकता है, अगर उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, बोलेगा इसको रिप्लेस कर दो। या रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता, आपको चाहिए ही नहीं, तो रिफंड कर दो। ठीक है, या रीजनेबल कंपनसेशन, मतलब अगर उस इंसान को कोर्ट कचहरी का दौड़ भाग करना पड़ा होगा तो अलग से खर्चा भी हुआ होगा। ठीक है, या चोट वगैरह आई होगी तो उसमें अलग से ट्रीटमेंट वगैरह का खर्चा भी हुआ होगा, तो वो पूरा हर्जाना, ठीक है, कंपनसेशन दो। ठीक है, फिर उसके बाद प्यूनिटिव डैमेजेस बेटा, या मैं बोल रहा हूं इमोशनल डैमेज के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? इमोशनल डैमेज। जैसे कि नॉन वेजिटेरियन, मतलब वेजिटेरियन को नॉनवेज खिला दिया, तो भैया अब नॉनवेज खा के कुछ उसका हेल्थ खराब नहीं हुआ, लेकिन उसका धर्म भ्रष्ट हो गया या उसका मन खराब हो गया, तो उस भावनाओं को जो ठेस पहुंचती है उसके लिए है प्यूनिटिव डैमेजेस। फिर है वार्निंग टू डिसकंटिन्यू सच प्रैक्टिसेस। इसके अंदर में गवर्नमेंट ये भी बोल सकता है कि बार बार अगर वो ऐसा उल्टा सीधा चीजों में पकड़ा गया है तो उसको बोल देगा, वार्निंग देके छोड़ देगा कि भैया दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो वो रिपीटेड ऑफेंडर है, या अगर वो बार बार वो वार्निंग नहीं भी मान रहा है, तो इवन सीज करने का भी ऑर्डर हो सकता है कि भाई इसको बंद करवाओ, इसके मैन्युफैक्चरिंग बंद करवाओ। अच्छा, कोई गुड्स अगर आपने बहुत सारे गुड्स, एक गुड्स नहीं एक पूरा लॉट ही उसका खराब था, तो ये क्या बोल सकता है कि वो गुड्स को वापस लाओ। या अगर आपके पास है तो उसको मार्केट में बेचो मत। एक होता है बेचो ही मत, अगर बेच दिया है आगे, मतलब मार्केट में डाल दिया है, तो शॉप वालों से, रिटेलर वगैरह से बोल के वापस मंगवाओ, तो उसको कहते हैं विड्रॉ करे। ठीक है, ये सब हो गया। मोदी जी अपना भी थोड़ा सा जेब भरते रहना चाहिए, तो उन्होंने ये भी बात बोला कि ये सबको छोड़ दो, कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर में आपको पैसा अलग से 5% जो भी डिफेक्टिव गुड्स और सर्विस का वैल्यू होगा वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, ये भी ऑर्डर हो सकता है। इवन अगर एडवर्टीजमेंट में कुछ गड़बड़ है, तो आप एडवर्टीजमेंट को सुधारने के लिए भी एक नया एडवर्टीजमेंट डालोगे और बोलोगे कि भैया मेरे पुराने वाले एडवर्टीजमेंट में ये चीज हमने झूठ बोली थी, प्लीज उसके लिए माफी, अब ये हमारा करेक्ट एडवर्टीजमेंट है। इवन है क्या, आप अगर कोई खर्चा लगा है तो वो पूरा खर्चा कॉस्ट एप्रोप्रिएट पार्टी जिसका जितना लगा है वो भी वापस देने के लिए गवर्नमेंट, मतलब सॉरी कोर्ट आपको बोल सकती है, ये कंज्यूमर फोरम्स आपको बोल सकते हैं रिड्रेसल वाले। इतना बात समझ में आया? तो ये हमारे चैप्टर का द एंड होता है। हमने एक एक चीज को बहुत डिटेल से किया है बेटा। इस चीज को मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, ये सब ना ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कुछ एनजीओस के नाम वाम लिख दो, तो आप इसको देख लेना। मेजर मेजर जो मोटा मोटा एग्जाम में आता है ना बेटा, सबसे ज्यादा मार्क्स
मार्क्स का वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। ये सब जो थ्योरी है ये गलती से थोड़ा बहुत आ जाता है तो आप इसको अपने से रीड कर लेना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा। एक एक चीज को मैंने कवर किया, कोई डाउट रहेगा तो हाँ, मैं ये भी चीज तो भाई बताना भूल ही गया कि ये लो, आपके डाउट के लिए मैं इतना करूंगा जरूर कि आप इस पे मेरे से 9754173902 के ऊपर 9 PM टू 11 PM पे मैसेज कर देना, टेक्स्ट करके आप मेरे से पूछ सकते हो आपके क्वेरीज, ठीक है। मैं एक्टिव रहूंगा, आपको रिप्लाई दे दूंगा। दूसरी बात मैं ये भी क्लियर आपको बता देता हूं कि अगर आपको कहीं पर भी वो मैसेज का अगर नहीं करना है तो आप क्या कर लो, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में एक्टिवली आप अपने डाउट्स को डाल दो। इन केस कोई डाउट पे मल्टीपल बार लाइक्स आया है या क्वेरी आया है उसी उसी पे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आके लाइव उसको अच्छे से समझा दिया करूंगा, ठीक है। एल्स मैसेज में अगर एक ही डाउट रहेगा तो मैसेज में ही आपको समझा दिया करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल चीज कवर, ठीक है। होप सो एक एक चीज को मैंने प्रैक्टिकली कनेक्ट किया है, बाकी टीचरों की तरह एकदम थ्योरी की तरह थ्योरी को बांच नहीं दिया है, अच्छे से आपको एक एक चीज को समझाया है। अगर कहीं भी आपको इसके बाद भी डाउट लगता है तो बेटा मैंने ऑलरेडी नंबर दिया है, आप कनेक्ट करना, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।